पाकिस्तान की जो मईशत थी उसकी सूरत हाल बिगड़ी हुई थी, वो कुछ बेहतरी की तरफ गामजद हुई। तो फिर पिछले माह से हम कुछ देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है, बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है पाकिस्तान, और दो सूबे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके लिए और हुकूमत के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान, दोनों ही की जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। अब इसका हल क्या निकलेगा? क्या जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन इसका हल है, या फिर हम डायलॉग की तरफ जाकर, बातचीत की तरफ जाकर इस तमाम सूरत हाल का हल निकाल सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर हम आज प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, और हमें जो मेहमानों ने ज्वाइन किया है उसमें ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली हैं, रज़ाक खटी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जावेद नूर सीनियर सहाफ़ी। तीनों ही मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, क्या जो है, जैसे कि हमने देखा था कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके बाद भी ये बात सामने आई थी कि एक ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह और दीगर जो वफाकी वज़रा है उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। फिर उसके बाद कुछ बात आ गई कि हम जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। तो आपको लगता है कि दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो पाकिस्तान में अमन आ सकेगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी के खतरे से गुजर रहा है उसके लिए बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। पैसिव तरीके से, बयानों से, स्टेटमेंट से, मीटिंग से, कॉन्फ्रेंसेस से कोई हल नहीं निकलेगा। हल इसका निकलेगा जब ग्राउंड के ऊपर आप कोई काम करेंगे, और जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली बात यह है कि जहाँ पे दहशतगर्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, जिस तरह भी आपने रिसेंटली देखा पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा बदनामी का बाइस बना, एक तरह हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना बैड बैड था, एक रिफ्लेक्शन थी, एक बैड बैड थी हमारी गवर्नेंस पे, एक बैड एक बहुत ही गंदी रिफ्लेक्शन थी। जो जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था, उसको जो यरगमाल बनाया गया, इससे वर्स्ट इंसिडेंट जो है जैसे ATS के अंदर हुआ था या के अंदर हुआ था, जहाँ पे मैसिव तरीके की कैजुअल्टीज हुई थी। इससे बड़ा इंसिडेंट हो नहीं सकता कि इनोसेंट लोगों को यरगमाल बना दिया जाए और फिर उनसे डिमांड हो। वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया था, चले वहाँ से लोग जो है वो बढ़ा दिए गए, लेकिन ये इंडिकेट करता है पाकिस्तान में वर्स्ट किस्म की ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको। अब इसके ऊपर इसी तरह जिस तरह का ये थ्रेट डेवलप हुआ है और डेवलप हो रहे हैं, रोजाना आपको एक थ्रेट नोटिफिकेशन आया होता है, थ्रेट परसेप्शन आई, हमने इसी के मुताबिक, इसी को ध्यान में रख के, इसी को मंजर में रख के, इसी को बैकग्राउंड में रख के काम करना होगा। और उसके लिए सिर्फ एक तरीका कार से मसला हल नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस पे काम करने की जरूरत है, और मल्टीपल पॉलिसीज जो उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। जिसमें एक आपने कहा कि जी हमने ऑपरेशन करने, ऑपरेशन हो रहे हैं, होते रहेंगे। आपको पता है जब बुलंदुल विकास खत्म हुआ था और जब आपका दरमियान खत्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, क्योंकि दहशतगर्द थे वो उन इलाकों से निकले, सॉफ्टवेयर एरियाज में आ गए थे, अपने शहरों में आके आबाद हो गए थे। वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अभी तक चल रहे हैं, उसके साथ साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्लॉक एंड सीज ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्लॉक एंड सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन हो रहे हैं। जहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद वहाँ पे उस इलाके में अपने सैनिटाइज करने के लिए ऑपरेशन किया, वो तो चल रहे हैं और चलते रहेंगे जिस वक्त तक दहशतगर्दी का थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर खड़ा हुआ है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, और वो अपनी लोग रोजाना कोई ना कोई जवान शहीद हो रहे होते हैं, कोई ऑफिसर शहीद हो रहा होता है। बड़े बड़े डेडिकेटेड, डिवोटेड, कमिटेड किस्म के ऑफिसर्स हैं, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, जवान हैं जो इस दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये तो क्योंकि दहशतगर्दों ने अपनी परसेप्शन दे दी, अपना ख्याल दे दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहेंगे क्योंकि उनको अफगानिस्तान से और इंडिया से पैसे मिल रहे हैं,
कुछ अमेरिका से भी पैसे मिल रहे हैं, और कोई हथियार जो थे वो जो दहशतगर्दों की तंजीम है अफगानिस्तान के अंदर, जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, जो क्रिमिनल नेक्सस है, जो मुसलमान होते हैं वो मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं, रमजान में हमले करके मुसलमानियत की इस्लाम को भी डिनाई करते हैं, इस्लाम की टीचिंग को भी डिनाई करते हैं। उन्होंने हथियार तमाम के तमाम दहशतगर्द तंजीमों के हवाले कर दिए हैं, अब उनके हथियारों से इंस्पेक्शन आपने देखी। अब इसके साथ साथ चले ऑपरेशन करें, इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा काम है जो आपको हुकूमत ने, सियासी हुकूमत ने करना है, सियासी लीडरान ने करना है, जो आपको क्रेडिट देते रहते हैं मिनिस्टर फलाना ये चला गया तो फलाना चला गया, उनका काम है ये, जिनको एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किस खतरे से पॉलिटिकल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी तमाम बातें बजाएं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन जो है वो इस बात का हल है? क्योंकि अभी बलूचिस्तान में हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान में एक वो महाम बलोच का ले लीजिए, इसके अलावा आप वो जो एक प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर फायरिंग हुई, अब वो दोनों तरफ की खबरें हैं। फिर आप और अगर आगे ले लीजिए तो वो एक जो एक के इंगेज करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर मालिक के दौर में हुआ था कि तमाम जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज किया गया, और कदरे उस वक्त हालात बेहतर थे, उस वक्त भी सरफराज बुख्ती जो थे वो वजीर दाखिला थे। आपको लगता है कि कुछ इस तरह के इकदाम की भी जरूरत है दोनों सूबों में? मैं आपसे आज यही कर रहा था ना, ऑपरेशन तो होते रहेंगे, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि क्यों ऑपरेशन हो रहे हैं और क्यों ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन का स्केल भी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे याद कर रहा था उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जो इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों। इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि जो हुकूमत वक्त है, मिस गवर्नेंस का लेवल तो आपने देख लिया, इससे पूरी गवर्नेंस किसी हुकूमत की हो नहीं सकती जो इस हुकूमत की है। अब उन्होंने तमाम का तमाम जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ ट्रांसफर कर दी है, फिर आप ऑपरेशंस करते रहे, हमने कुछ नहीं करना। अब उसके लिए मैं जो आप चर्चा कर रहा हूँ, जब आप पॉलिटिकल अप्रोच की बात करती है तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच, उस पर तमाम स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व होकर एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करते हैं जिसमें आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, आपकी डिप्लोमेसी का, सोशल अप्रोच का, अपना पूरा मीडिया नैरेटिव का, उसके साथ जो मजहबी बात है उनको खत्म, शायद इन्वॉल्व होते हैं, उनमा इन्वॉल्व होते हैं, इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इन्वॉल्व होंगे, आपके एकेडमिशियन इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, ये तमाम मिल के एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको आप नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, और फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट सेंट्रली बनाया जाता है जो पाकिस्तान में बनाया गया था एटीएस के अटैक के बाद, जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, उन्होंने उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक सिस्टम डेवलप होना था, एक डिपार्टमेंट बनना था जिसको आप नेक्टा कहते हैं, जहाँ से एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ने इन्वॉल्व होना था। ये हुकूमत ने इंश्योर किया कि वो नेक्टा डेवलप ना हो, उसका डीजी अपॉइंट ना हो, उसको पैसे ना दें, वो कोई। बिल्कुल ट्रू सर। इसके आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी, इसके जरा सियासी पहलुओं पे हम नजर डाल लेते हैं। और रज़ाक खटी साहब, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसमें खटी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या आगे क्या होने जा रहा है? ऑपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए जो है वो बज़ाहिर अभी तक तो नहीं नजर आ रही, तैयार के दहशतगर्दी की लहर की वजह से। आपको क्या लग रहा है कि जो है अब इसका सियासी हल क्या निकाला जा सकता है, खास तौर पे बलूचिस्तान के मसले का? जाहिर है केपी के भी, लेकिन बलूचिस्तान का मसला जो है अभी ज्यादा हमें हॉट लग रहा है, और वो एक बगावत का जो आंसर है वो वहाँ पे जरा ज्यादा नजर आ रहा है। खटी साहब, मैं तुमसे थोड़ा आप बताएं, बदकिस्मती हमारी ये है कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो, उसको हमने कभी भी सियासी मसला समझा ही नहीं।
आप मुझे बताएं कि आज जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि तकरीबन कोई राउंड अबाउट अरबों डॉलर्स के उसके अपना रिकॉर्ड वो जो है कॉपर वगैरह कहते हैं वो नाकाम हो चुकी है। बीबीसी उर्दू में एक चंद रोज कबल एक स्टोरी आई थी तुर्खम बॉर्डर खुलने के बाद कि वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्मगलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं दोनों एतराफ से, अफगानिस्तान से ख़ास तौर पे, जिनकी उम्र जो है वो 5 साल से लेकर 15 साल तक होती है और वो बच्चे उसमें ज़ख्मी भी हो जाते हैं, जो ट्रॉलर्स के नीचे या तो होते हैं या ऊपर होते हैं या वो बाढ़ को तोड़कर बाढ़ के नीचे से आ रहे होते हैं जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये तो सूरत हाल है दोनों अतराफ के बॉर्डर्स की के पास के साथ रहने वालों की, कि बच्चे भी जो है वो स्मगलिंग करने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमतों को ये तमाम चीज़ें भी मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। ये ग्राउंड, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मिलकर यही बच्चे जो है फिर जब बड़े होते हैं तो फिर वो रियासत के ख़िलाफ़ जो हैं, किसी भी रियासत के ख़िलाफ़, या अफगान या पाकिस्तान, फिर वो या फिर उन्हें जो एक वो टोला होता है दहशतगर्दों का वो उकसाता है और फिर वो हथियार उठा लेते हैं। यहाँ से काम स्टार्ट करने की ज़रूरत है ब्रिगेडियर साहब। अगर हम आए तो केपी के तोरखम बॉर्डर से लेके पेशावर तक तो बहुत डेवलप्ड एरिया है। वहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो वहाँ से लोग गए वो स्मगलिंग के लिए इन बच्चों को ट्रक्स के नीचे या वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो बलोचिस्तान सूरत हाल है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। बलोचिस्तान के ऊपर आप जब अफगान के बॉर्डर से लेके या माशेल से लेके नीचे जो नूरपत की क्रॉसिंग है वहां से लेके आप नीचे आते हैं तो वहां पे बुनियादी तौर पे एक स्मगलिंग जो है उसको बहुत अरसे से एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे ले दिया गया। और आपको पता है कि बलोचिस्तान से जितना तेल स्मगल हो रहा है जो आपके अब शहरी इलाकों में भी आ रहा है उसको गवर्नमेंट की पेट्रोनेज हासिल है और उसके अंदर बड़े बड़े माफियाज इन्वॉल्व है। तो लेकिन इस इनफॉर्मल इकोनॉमी से आप कुछ लोगों की जिंदगी तो बेहतर बना सकते हैं जो स्मगलिंग कर रहे हैं या जो उसमें, लेकिन अब स्मगलिंग का भी अब मामले तो एक कैरियर जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पेट्रोल लेके आ रहा है, कोई वो गाड़ी में कुछ लेके आ रहा है, उसको तो वो उस तरीके का पहुंच रहा है जिस तरह बल्कि के पीछे बैठने वाला आदमी कमा रहा है। तो बात यह कि जो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मैंने जो आपसे कहा ना कि एक ऑल इंक्लूसिव ऑल पॉलिटिकल अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करेंगे और उसमें अंदर बलूचिस्तान की आवाम को भी शामिल करेंगे, होता बलूचिस्तान भी यही है। परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा बजट दिया गया था लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया और बहुत सारी चीजें जो आवाम तक उसके जो सम्राट पहुंचने चाहिए थे वो नहीं हो। दूसरी बात यह है कि वहाँ को आवाम को बिल्कुल सिस्टम से या डिसीजन मेकिंग से या इन्वॉल्व से बिल्कुल डिटैच रखा गया है। इसलिए डिटैच रखा गया आर्टिफिशियल टॉप पे आती है वो आर्टिफिशियल जो टॉप पे लीडरशिप आती है वो आर्टिफिशियल लीडरशिप होती है। उसको कुछ लोगों की पेट्रोल हासिल होती है, कुछ लोग उसको तरक्की देते, चंद लोगों को, चंद सरदारों को, जैसे अब सरफराज मुफ्ती साहब कोई नए तो नहीं है ना, इससे पहले भी वो हुकूमत में रहे हैं, उससे पहले भी वो हुकूमत में रहे हैं, तो उनको वो अपना एक साया हासिल है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे जाके बैठ रहे थे। लेकिन नीचे से बलूचिस्तान के अंदर जो आम आदमी से जो एक लीडरशिप इमर्ज करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो लीडरशिप इसलिए नहीं इमर्ज हो सकी कि हमने पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडी का निजाम, लोकल बॉडीज का जो निजाम नाफिज किया था और जो परवेज मुशर्रफ के जमाने में नाफिज हुआ था उसको हमने इसलिए नहीं चलने दिया कि वो हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी को चलने कैसे नहीं खा सकते थे हमारे सियासतदान। होता है बजट किसी इलाके में एलोकेट होता है तो उसमें वहाँ का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कहता है भाई इसमें 50% 60% तो मेरा हिस्सा है, बाकी तुम खर्च कर लो। तो बात ये है कि वहाँ पे ये जो चीजें हैं ये बहुत तरीके से इन तरीकों से वहाँ पे एक नैरेटिव ऐसा डेवलप हुआ जिसमें मारा गफ्फार जैसे लोगों ने फायदा उठाया और जैसे आप केपी के वो जो मोहसिन दावड़ और अली वजीर जैसे लोग हैं वो अब उसमें सिर्फ ये नहीं है मारा गफ्फार जैसे लोग जो है वो तरफ बलूचिस्तान की डेप्रिवेशन को लेके उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं क्योंकि वो फिर जब इस किस्म की आवाज उठती है तो वो बहुत अल्टीमेटली एंटी पाकिस्तान फोर्सेज जो है, एंटी स्टेट फोर्सेज जो एंटी स्टेट
एजेंसीज हैं उनके पेरोल पे चले जाते हैं, जो उनको फिर लिफ्ट अप करती हैं। अब देखिए ना, एक मिसिंग पर्सन का केस है, मैं ये नहीं कहता कि सारे मिसिंग पर्सन वहां पे नहीं है, लेकिन इनमें से 80% मिसिंग पर्सन वो हैं जो जाके उन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए हैं। उन्हीं चीजों की वजह से जो पहले आप बात कर रही थी और आपके एक साथी बात कर रहे थे कि जी वहाँ पे जो सम्राट लोगों तक पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंचे, तो वहाँ पे लोकल लीडरशिप थी, उसने लोगों को इस बेसिस पे कि जी पाकिस्तान मत हमें कुछ दे नहीं रही तो हम अपना कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा। अब हालांकि वो करते क्या है, एक ऑपरेशन पे उनको $800-700 दिए जाते हैं, अपनी वो जान गवा देते हैं उनके पीछे। तो वो जो चीजें थी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करना था ना, हम वो नहीं करते। हम बलूचिस्तान को एक्चुअली हमारे हुआ ये है कि बलूचिस्तान को हम रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान को हम करने की कोशिश करते रहे हैं, और हमारे सीरियस पॉलिटिकल टॉप की लीडरशिप कभी इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान के हालात सेटल करने, अगर होते तो वो 10 दफा अभी तक बलूचिस्तान गए होते, वहीं जाके वो पॉलिटिकल अवाम को एंगेज करते। जो आप इस्लामाबाद में बैठ के जो चलिए इस समांतर मामले पर हम मजीद भी बात करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी दहशतगर्दी पे कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही इसका हल नहीं निकाल सकती, बल्कि लॉन्ग टर्म में अगर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है तो हमें इसका एक पॉलिटिकल यानी सियासी हल भी निकालना होगा। वो सियासी हल कैसे निकलेगा खट्टी साहब, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर दिन का हिस्सा है वो सियासतदानों के साथ गुजरता है, क्या वो अपोजिशन हो या हुकूमत के लोग हों, तो क्या आपको सियासी हल नज़र आता है? अभी ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जो वज़ीर आज़म है वो भी कोई इतना ख़ास इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे इस तमाम तर मामलात में, और वो बार बार वरना बलूचिस्तान जाते, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाते, वहाँ के वज़ीर आला को अपने पास बुलाते, कुछ ख़ास मीटिंग्स होती, सिवाय एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के अलावा तो सब कुछ उसके बाद बात ख़त्म हो गई। ऐसा तो नहीं है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ, ये सारे जाफर एक्सप्रेस में जब ये हाईजैकिंग के बाद मामला जब क्लियर हुआ तो ये गए थे, जरदारी साहब भी दूसरे दिन गए थे। लेकिन बात जो बुनियादी तौर पर समझने की है ना, जो हमारी रियासत पहले दिन से नहीं समझ रही, उसे बंगाली भी काबिल कबूल नहीं थे। वो दुनिया की तारीख, सियासी तारीख में हमने पहली ऐसी अक्सरियत देखी जो सारी अक़लियत से अलग हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वो बंगाली हमें अच्छे नहीं लगते थे। यही सूरत हाल बलूचिस्तान की है। बात आपको अगर शुरू करनी है तो नवाब नौरोज खान से शुरू करनी पड़ेगी, जिनको जो पहाड़ों पर चले गए थे, रियासत कलात को हमने जब कंट्रोल किया तो फिर उनको कुरान का वास्ता देकर, हलफ देकर हमने उन्हें नीचे उतारा था, फिर वो जेल में ही मर गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लड़कर कभी भी कोई जंग जीत नहीं सकते। इस वक्त जिस तरह जावेद आपको बता रहे थे कि ये 5वीं इंसर्जेंसी बगावत है, लेकिन हमने कभी भी इसमें से सबक हासिल नहीं किया। भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत ख़त्म की, उसके बाद वो एक और इंसर्जेंसी शुरू हुई, अकबर बुख्ती के हवाले से जो मुशर्रफ दौर में शुरू हुई, हमने उसका सियासी हल निकालने की कोशिश नहीं की है। इशू ये है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जाफर एक्सप्रेस जब हाईजैक हुई तो उसका जो सबसे बड़ा पहलू था वो ये था कि ये इंटेलिजेंस हमें मिली क्यों नहीं। एक ट्रेन जो है वो अगवा होगा यानी हाईजैक हुई, उसमें आप अंदाजा करेंगे 450 से ज़्यादा पैसेंजर थे, वो सारा मामला हुआ। उसके बाद मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ औकात में हम देख रहे हैं कि ये लोग आते हैं और फिर उन शहरों को कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, बैंकें लूटते हैं और फिर वो पैसे भी लेकर चले जाते हैं, थानों को आग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ कोई मशीनरी नहीं होती जो उनके साथ जाकर मुकाबला करे। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग केस में मुझे ये बताएं कि जिस तरह खबर को इस तारीख को रोका गया और उसके नतीजे में जो लोग खबर का हुसूल चाहते हैं फिर वो अल्टीमेटली BLA के अकाउंट्स पर गए या इस तरह की दीगर जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के, वहां से जो खबर आ जा रही थी वही लोगों को मिल रही थी हमारी तरफ से, क्योंकि हाँ ये उनका नया तरीका वारदात भी है। अच्छा एक खबर आप जितनी रोकेंगे ना
तो उसमें जो उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा टूल्स है वो जी। फिर वो ज्यादा लोगों के जहनों में जाते हैं। लोग समझते हैं कि वो बड़ी कुवत बन गए। और आप अंदाजा करें कि जाफर एक्सप्रेस का हाईजैकिंग थी, उसमें सबसे ज्यादा नैरेटिव प्रिवेल जो हुआ वो बीएलए का हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से खबरें बंद कर दी थी। हमने इतना पाबंद कर दिया था हमारे मीडिया को कि उन्हें जो कुछ आईएसपीआर की तरफ से दिया जाता था वही चल रहा था। अब उसके नतीजे में एक तरफ का जो सच है वो आप बताएंगे तो लोग नहीं सुनते। एक मोबाइल फोन जब आपके हाथ में है, खट्टी साहब तो उसकी शायद ये भी, खट्टी साहब उसकी कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, मगर उसकी शायद ये भी वजूहात थी कि जो ऑपरेशन चल रहा था 24 घंटे से ज्यादा उसको गुजर गए थे, खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पे, फिर इंडियन सोशल मीडिया भी उसमें बीच में आ गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी आ गया अनफॉर्चुनेटली कि विरासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उसकी ये भी एक वजह बताई गई थी सिक्योरिटी इदारों की वजह से कि ऑपरेशन करने में उन्हें मसला होता है, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन फैलती है, वहां के इलाके के लोग आ जाते हैं, तो फिर जो ऑपरेशन जो कामयाब बनाना है, जो दहशतगर्दों को वहां से हटाना है या लोगों को बाजियाब कराना है, उसके अंदर काफी प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये बताई गई थी। नहीं, असल इशू आपको एपीएस याद है ना, जो 16 दिसंबर को हुआ था, उसमें मीडिया इतना मजबूर नहीं था, सारी चीजें उसने की थी। और आप अंदाजा करें कि उस वक्त वो साने ने पूरी कौम को यकजान कर दिया था, एक मौकफ पर थी पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि हमारे पॉलिसीज का इशू है। उस वक्त परवेज खटक वजीर आला थे और वो मीडिया पर सारी चीजें चलती